और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब पर भी जलवा बरकरार। 30 लाख हुए सब्सक्राइबर्स। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर आपको जानकारी दे। छत्तीसगढ़ में पारा 44 के पार जा पहुंचा है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला बलौदाबाजार नोट किया जा रहा है, जहां का तापमान 40.1 डिग्री रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी भी इसे लेकर सामने आई है। अधिकतम तापमान में भी और बढ़ोतरी की आशंका नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा और इन्हीं हवाओं के चलते प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। कि कुछ जिले ऐसे भी जहां पर इस गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जिनके लिए मौसम विभाग की तरफ से आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ और बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में पारा 44 के पार जा पहुंचा है, तो फिलहाल कोई उम्मीद मिलती नजर नहीं आती है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए इसी तरह का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। गर्मी अभी छत्तीसगढ़ में और परेशान करेगी। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। आज भी भोपाल, इंदौर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश होने के आसार नजर आते हैं। राजधानी में सुबह से तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो रही है। बादल छाने से मौसम में ठंडक भी घुल चुकी है। 2 दिनों के बाद तापमान में इजाफा अब देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से प्रदेश में नमी भरी हवाएं आ रही है और इसी वजह से बारिश की कहीं ना कहीं बूंदाबांदी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आसार बारिश को लेकर भी राजधानी भोपाल की अगर मुख्य तौर पर बात की जाए तो सुबह से हल्की बादल छाए हुए, हल्की बूंदाबांदी वहां पर हो रही है। और इसी तरह से अगर आने वाले समय के लिए देखा जाए तो फिलहाल तो राहत है, लेकिन आने वाले 2 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद यहां भी। 2 दिनों के बाद तापमान में इजाफा होगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से प्रदेश में आ रही नमी भरी हवाओं के चलते बारिश के आसार है। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां गर्मी बढ़ने के बाद छात्रों को राहत दी जा रही है। जिले में आज से दोपहर के स्कूल बंद किए जा चुके हैं। 1 से 12वीं तक के स्कूल सुबह की शिफ्ट में ही लगेंगे। निजी सरकारी स्कूल सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच लगते हैं और इसी तरह का समय इस बार गर्मियों के लिए भी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे जो बढ़ती गर्मी की वजह से परेशान होते हैं, उनके लिए शिफ्ट में चेंजेस हैं। गर्मी बढ़ने के बाद छात्रों को ये बड़ी राहत। कलेक्टर की तरफ से आदेश है, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट, जो कि अकेली शिफ्ट होगी दिन भर की, संचालित की जाएगी। सरकारी स्कूलों की हम बात करें और प्राइवेट स्कूल के भी इसी तरह के निर्देश जल्द ही जारी हो सकते हैं। फिलहाल यही बताया गया है कि 1 से 12वीं तक के स्कूल सुबह की शिफ्ट में लगेंगे। निजी स्कूल सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच संचालित हो सकेंगे। तो शिफ्ट में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी में लगातार बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। और ग्वालियर जैसे शहर की अगर हम बात करें तो अपनी गर्मी के लिए ग्वालियर काफ़ी मशहूर है, सर्दी के लिए भी काफ़ी मशहूर है। चलिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हम स्थिति समझेंगे। मौसम को लेकर हमारे 2 सहयोगी ममता लांजेवार छत्तीसगढ़ की स्थिति समझाने के लिए रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। साथ में है ग्वालियर से सुशील कौशिक। ममता, सबसे पहले आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। तपती गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद अभी भी बताई जा रही है, क्या कुछ संभावना आगे के लिए? नामांकन सिद्धार्थ में भी कांग्रेस नेताओं गया है और यही वजह है कि तेज धूप और गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है। इस समय 8 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे सर पर सीधे धूप पड़ रही है। राजधानी रायपुर में इस तरह की स्थिति और बस्तर और अलग अलग जगहों पर स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा जो है वहाँ पर तेज़ गर्मी है। बलौदाबाजार में सबसे ज़्यादा 44 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 44.1 बलौदाबाजार में दर्ज किया गया है। उत्तर पश्चिम से दरअसल शुष्क हवाएं आ रही है और उसी के चलते जो है वो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। अमूमन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो जो अप्रैल महीने का जो आखिरी सप्ताह होते हैं वहाँ पर लू की स्थिति ज़रूर बनती है और इस वक्त भी अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि जब इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है तो स्थानीय प्रभाव से शाम को हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी होती है और यही वजह है कि प्रदेश के कई जो जगह है वहाँ पर शाम को हल्की बूंदाबांदी और तेज़ अंधड़ चलने की आशंका व्यक्त की जा रही है।
है। लोगों को ये अलर्ट भी किया गया है कि शाम के वक्त ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर नदी पहाड़ ऐसी जगहों पर जाने से बचे। जिन जगहों पर जो है वो अलर्ट जारी किया है, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में शाम को अंधड़ और हल्की बूंदाबांदी को लेकर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं, इसी वजह से सावधान रहने की जरूरत है। सहयोगी सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। सुशील, ग्वालियर की अगर मुख्य तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो स्कूलों में समय का परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की गर्मी ग्वालियर में पड़ रही होगी। हालांकि मध्य प्रदेश को लेकर, ग्वालियर को लेकर क्या कुछ संभावना आगे के लिए? बिल्कुल, देखिए अब मध्य प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जहां जो दिन का अधिकतम तापमान है वो 42 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। यही वजह है कि अब जो लगातार गर्मी पड़ रही है उसका ज़्यादा अगर असर देखें तो वो विंध्य बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज़्यादा गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही है। ग्वालियर में 42 डिग्री के आसपास तापमान है, तो भिंड, मुरैना और श्योपुर के इलाके ऐसे हैं कि जहां पर तापमान 44 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। यही वजह है कि लगातार जो बढ़ती गर्मी है उसमें दोपहर के वक्त जो स्कूल लगते थे वहां जाने में बच्चों को परेशानियां हो रही थी और यही वजह है कि लगातार जो गर्मी का ग्राफ बढ़ रहा है, दोपहर के वक्त जो गर्मी बढ़ रही है, अधिकतम तापमान बढ़ रहा है, उसके चलते ग्वालियर में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने एक आदेश जारी कर दिया जिसके तहत अब सभी जो स्कूल है वो सुबह 7 से 12 बजे के बीच लगेंगे। सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया गया है और पहली से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल है वो पूरे ज़िले में निजी और सरकारी अब सुबह 7 से 12 बजे के बीच लगेंगे, यानी दोपहर में सभी स्कूल 12 बजे से पहले बंद कर दिए जाएंगे। आने वाले मौसम की बात करें तो हालांकि अभी 2 दिनों तक मौसम विभाग ने हवा में नमी होने की और ठंडी हवाएं चलने की अनुमान जताया, जिसके चलते तापमान जो है अभी लगभग 41-42 डिग्री के आसपास रहेगा 2 दिन। लेकिन 2 दिन के बाद जैसे ही हवा में नमी खत्म होगी उसके बाद तापमान बढ़ेगा और ये तापमान माना जा रहा है कि अप्रैल महीने के अंत तक 45 डिग्री के आसपास ग्वालियर चंबल में रहेगा। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की कि दोपहर के वक्त बुजुर्गों, बच्चों का खास ख्याल रखें, बाइक से यात्रा करने से दोपहर के वक्त बचे, सीधी धूप में निकलने से लोगों को बचना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब गर्मी आने वाले समय में और भी तीखी होगी और उससे परेशानियां बढ़ेगी। बिल्कुल, लोगों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस दौरान बहुत जरूरी हो जाता है। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। ममता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे देखकर आपको शायद गुस्सा आए, आप सिस्टम को कोसें और लापरवाहों को दोष भी दें, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। बदलेगा तभी जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी जानेंगे, समझेंगे और निभाएंगे भी। लाडली लक्ष्मी है वो, होनहार भी। उसे कहा भी गया था, खूब पढ़ो बिटिया, खूब बढ़ो बिटिया, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रशासन तुम्हारे साथ है। लेकिन दिल दहल जाएगा, कलेजा कांप जाएगा जब सुनेंगे इस लाडली की व्यथा। अंकल 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस चक्कर में पापा ने मतलब मेरे इलाज में दुकान मकान सब कुछ बेच दिया था। वो आज 5 साल से परेशान थे। आए दिन रोज हमारे घर में कहीं दूध वाला, कहीं किराने वाला, कहीं किश्त वाला, कहीं कर्जदार रोज पैसे मांगने आ रहे थे। थक चुके थे वो सारा इस डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरा सम्मान समारोह में जाने का एक ही मोटिव था कि मैं अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाऊं, सरकार तक पहुंचाऊं और जो मेरे लिए हो सकता है वो मैं अपने लिए मदद करूं। और मेरा वो मोटिव पूरा हुआ। कलेक्टर सर ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरे आगे ट्रीटमेंट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, इवन जो भी योजनाओं का लाभ मेरे परिवार को मिल सकता है, BPL कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, जो भी योजना है सभी का लाभ मिलेगा। लेकिन आज मेरे फादर 1 साल से कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। कहीं कहते कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर सर से मिलो, तो कहीं कहते नीरज सर से मिलो, कहीं लोकसभा केंद्र जाओ, कहीं नगर निगम जाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आज वो सुन लेते तो आज मेरे पापा मेरे साथ होते और जिंदा होते। वादा नहीं टूटा, टूट गया था एक बाप। साल भर से कोशिश करते करते, कर्ज का तकाजा करने वालों को समझाते समझाते, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते लगाते टूट गया था वो जिसने बिटिया को बोझ नहीं माना, तब भी नहीं जब 5 साल पहले वो और उसका भाई दुर्घटना का शिकार हो विकलांग हुए। दुकान, घर, सब कुछ लगा दिया दोनों के इलाज में। मेधावी लाडली बिस्तर से ही हौसला बनाए रही। ऐसे ही हालात में उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी और मेरिट में आई। नतीजा लाडली को सम्मान मिला,
हौसला मिला, सर्टिफिकेट मिले और वायदा मिला, लेकिन क्या पता था टूट जाने वाला ये वादा खुद नहीं टूटेगा, बल्कि टूटेगा एक परिवार, एक बाप, एक बिटिया और सबसे अव्वल वो भरोसा जो सिस्टम पर कर लिया गया। कोई नहीं सुनेगा हमारी। मैंने बोला नहीं पापा, सरकार सुनेगी हमारी। मैं कलेक्टर सर को कल सुबह फिर फोन करूंगी, मैं महापौर से फिर से बात करूंगी। बोले नहीं बेटा, आज 1 साल से अगर वो सुन लेते तो अपनी स्थिति इतनी खराब नहीं होती। मैंने बहुत समझाया, बोले फिर उन्होंने फोन काट दिया। एक बाप साल भर तक चक्कर लगाता रहा, एक दफ्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे दफ्तर। दौर ऐसा भी आया कि घर भुखमरी की कगार तक पहुंच गया। कुछ महीने पहले घर में सिलेंडर खत्म हो गया था, खाने को नहीं था, तो वो अपना ब्लड बेच के सिलेंडर लेके आए। पिता प्रमोद गुप्ता की खुदकुशी के बाद पूरा परिवार सदमे में है। घर में चीख पुकार मची है। उधर पुलिस मर्ग कायम कर जांच करने में लगी है। प्रथम दृष्टया घर वालों से पूछताछ की गई तो घर वालों ने बताया हमें कि घर से ये सुबह 4 बजे के करीब अपनी दुकान पर जाने के लिए निकले थे। इनका घर ट्रांसपोर्ट नगर में है, दुकान भी ट्रांसपोर्ट नगर में है। जब इनका फ़ोन नहीं लगा और इनको 8-9 बजे तक कुछ सूचना नहीं मिली तो घर वालों ने इनको ढूंढना चालू किया। तब इन्हें ये तथ्य इनके प्रकाश में आए, इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मर्ग कायम करके जाँच में जुटी हुई है। सवाल ये कि गुप्ता परिवार की हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों एक पिता टूट गया? क्यों उसे दफ्तरों के चक्कर लगवाए गए? क्यों उसने खुदकुशी की? क्यों एक होनहार लाडली आज ये सवाल कर रही है? शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18, सतना। और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में मंत्री उमेश पटेल बाल बचे हैं। काफिले में लगी फॉलो गार्ड की गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। फिलहाल के भोजपुरी टोल प्लाजा के पास ये हादसा हुआ है। घटना में मंत्री उमेश पटेल सुरक्षित हैं, बाल बचे हैं। हालांकि हल्की चोटें सिर और पैर में जरूर आई हैं। रायपुर से नंदेली लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। इधर बीजापुर दौरे पर पहुंचे विधायक विक्रम मंडावी नक्सली हमले में बाल बच गए। मंडावी बीजापुर के गंगालूर हाट बाजार में नुक्कड़ सभा करने गए थे और बताया जा रहा है कि लौट रहे मंडावी के काफिले पर नक्सली हमला किया गया। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि हमले के दौरान विधायक का काफिला निकल चुका था, लेकिन जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन पर फायरिंग हुई। गोली पार्वती कश्यप के वाहन के टायर में लगी। हालांकि इस फायरिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने कहा कि विधायक समेत सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जिला मुख्यालय सुरक्षित पहुंच चुके हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जो हमारे कांग्रेस पार्टी के निर्देश अनुसार हम लोग 8 बाजारों में नुक्कड़ सभा करने के लिए साप्ताहिक बाजार रंगलूर रहे हुए थे और वहाँ से सभा समाप्त होने के बाद हम वापस बीजापुर जिला मुख्यालय आ रहे थे। उसी बीच में हमारे साथ काफिले में चल रहे हम सब लोग काफिले में वापसी हो रहा था। तो चलते समय हमारी गाड़ी थी जिला पंचायत सदस्य, उस गाड़ी पे फायरिंग हुआ। फायरिंग होने की वजह से टायर में साथ गोली लगा और गोली लगने के बाद में टायर पंचर होना। फिर उसके बाद फिर वो सब लोग वापस पदेड़ा गाँव की ओर रहे हैं और अभी सभी लोग हम लोग यहाँ पर सुकुशल पहुँच चुके हैं और जिला मुख्यालय में है। तो जो भी जानकारी है उसको कितने नक्सली रहे होंगे, क्या स्थिति रहा होगा? उसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिली है, कितने लोग थे, कैसा हुआ, क्या हुआ। अच्छा, जो इनपुट आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस आपको उस इलाके में मतलब ये जो दौरा आपका चल रहा है उसको जाने से रोक रही थी और आपको हेलीकॉप्टर मंगाया जा रहा था कि आप हेलीकॉप्टर जाइए, पर आप सुरक्षा का उनकी बात ना। मैं निर्धारित कार्यक्रम से 22 सड़क जाना और 22 सड़क वापस आना बताया था प्रोटोकॉल। और उधर विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सली हमले को लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एसपी ने विधायक को वहां जाने से मना किया था, वहां बिना सुरक्षा के जाना सही नहीं था। गृहमंत्री ने भी कहा कि विधायक विक्रम मंडावी समेत सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम मंडावी जी उधर गंगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे। उनको सुरक्षा बलों के द्वारा, एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए, वहाँ जाने के बाद भी रोका गया। उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे कर देते हैं, पर वो गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं। उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो आ रही थी, उनका कहना है कि फायरिंग हुआ है ऐसा। उसके पीछे पत्रकारों का दल था, वो भी आया, वो भी, उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, न उन्होंने कोई जानकारी दी। टायर बदलते ज़रूर उन्होंने देखा गाड़ी का,
इसके अलावा अभी और विस्तृत जानकारी मंगाया जा रहा है, लेकिन वहाँ सभी कुशल हैं, कहीं पर भी कोई कैजुअल्टी नहीं है। इधर इंदौर में रामनवमी पर बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर बावड़ी हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी और निगम आयुक्त हर्षिका सिंह को नोटिस जारी कर पूछा है कि इतने बड़े हादसे के जिम्मेदारों पर अब तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जो अधिकारी हादसे के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज क्यों नहीं करवाया गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, कलेक्टर, जांचकर्ता, अधिकारी और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है और सभी को 4 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। और पेंड्रा से अगली बड़ी खबर, जहां 2 हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। देर रात ग्रामीणों की सूचना पर वनकर्मी भी वहां पर पहुंचे। गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों को एक तरफ अलर्ट किया गया है तो दूसरी तरफ निगरानी भी वन विभाग लगातार बनाए हुए है हाथियों की आमद पे। मनेंद्रगढ़ से लगे जंगल में दल से बिछड़ा एक हाथी भी घूम रहा है, जिस वजह से लोग काफी डरे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी क्षेत्र की। पेंड्रा का यही वो क्षेत्र जहां पर ग्रामीण हाथियों की आमद की वजह से घबराए हुए। और अगर आप कवर्धा के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर नहीं गए हैं तो जरूर जाइए। अगर गए हैं तो फिर भी जाइए, लेकिन सिर्फ यहीं घूमकर मत आइए, क्योंकि आज हम आपको इसी प्रसिद्ध मंदिर के पास स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बेहद कम लोगों को ये जानकारी है। चलिए चलते हैं छेरकी महल मंदिर में। ये है छेरकी महल शिव मंदिर, कवर्धा से 18 किलोमीटर दूर, उतना ही पुराना जितना कि भोरमदेव मंदिर है। लेकिन मंदिर में स्थापित शिवलिंग सबसे अलग है। खास ये भी कि मंदिर में आज भी बकरी की गंध आती है। चूंकि बकरी को छत्तीसगढ़ी में छेरकी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी छेरकी महल पड़ गया। लेकिन यहाँ तक पक्का रास्ता न होने के कारण लोग भोरमदेव तो आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हालांकि कुछ लोग यहाँ कच्चे और पथरीले रास्ते के जरिए पहुंच ही जाते हैं। जो भोरमदेव क्षेत्र की जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और बीच में मीडिया के द्वारा जो उठाया गया था, जिसके कारण रिपेयरिंग वगैरह करने के बाद कुछ हद तक ठीक है। और ये एक ऐसा महल है जिसमें शिव जी का वहाँ पे मूर्ति है, और साथ साथ छेरकी महल नाम पड़ने के पीछे एक बड़ा कारण था कि जब भी वहाँ जाते थे तो बकरी की गंध जो है विद्यमान रहती थी, इसलिए उसका नाम छेरकी महल के रूप में जाना जाता है। बताते हैं कि इसका निर्माण भी 13वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास का है। मंदिर की दीवारों में आंतरिक और बाह्य हिस्से में कलाकृति मौजूद है। प्रवेश द्वार में पत्थरों की नक्काशी आकर्षण का केंद्र तो है ही, लेकिन शिवलिंग की बनावट भी विशेष है। ये 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का मंदिर है, और इसकी जो बनावट है वो जो कि शैली वहाँ प्रचलित है उसी शैली से बनी हुई है। और ख़ास बात यह है कि इस मंदिर के दीवारों पर मूर्तियाँ हैं अंदर। छेरकी महल समेत भोरमदेव मंदिर के आसपास विकास के काम कराए जाने के बाद प्रशासन करता जरूर है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना नजर नहीं आता। देखिए, कवर्धा जिला जो कबीरधाम जिला है वो भोरमदेव मंदिर यहाँ का काफ़ी प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, और इसकी ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक महत्व का भी है। और इस पे पूर्व में भी काफ़ी काम हुआ है, और आगे भविष्य में पर्यटन के दृष्टिकोण से और जो यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, उनकी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए और स्थानीय रोजगार सृजन हो, इसके लिए आगे प्रयास किए जाएंगे। भोरमदेव मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित छेरकी महल के जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। आसपास खेतों में अवैध कब्जा हो चुका है। हालांकि इच्छा शक्ति के बलबूते यहाँ न केवल व्यवस्था बनाई जा सकती है, बल्कि यहाँ पर्यटकों और श्रद्धालुओं की पहुंच को भी बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग इस पर ध्यान दे। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, कवर्धा। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। प्रति क्विंटल गेहूं के दाम की मांग भी आप कर रहे हैं। पार्टी के और नेता साथ में क्यों नहीं आते? नहीं, क्या जीतू पटवारी उसमें अकेले पड़ गए? मैं इसमें भी आता हूं। आप किसान को 3000 रुपया कुंटल अनाज का दाम दो, कांग्रेस आपके साथ है। बाहर के बड़े नेताओं की एंट्री हो गई है। सपा से अखिलेश यादव आ गए, कहते हैं कि ये सारे मिलकर नुकसान तो कांग्रेस को ही पहुंचा। कांग्रेस को ही लोग वोट देंगे और अल्टीमेटली देंगे, और 150 सीट से ऊपर लाके कांग्रेस जीतेगी। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के समतुल्य है कमलनाथ जी।
तो क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं कांग्रेस से? नरेंद्र मोदी को 8 साल 8.5 साल हुए प्रधानमंत्री देश को बने, उन्होंने 25 साल तक सरकारें चलाई, तो नेचुरल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।